कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि शौरी अपने भाई को बचाने के लिए टॉनिक बना रही है। वो बहुत फिक्रमंद दिखाई देती है, पर इसकी माँ आकर जवाब देती है कि इसका भाई लियो मर गया है और फिर उसकी फेनरल सेरेमनी अदा होती है उनके ट्रेडिशनल वे से। ये लोग वकांडन्स हैं जिनको न आज तक कोई हरा सका है, चाहे वो नॉलेज, वार और साइंटिफिक इन्वेंशन का मैदान हो। हम देखते हैं कि क्वीन और शौर्य बहुत सगवार हैं क्योंकि उनकी सल्तनत का सम्राट इस दुनिया से अब जा चुका है और अब क्वीन को दोबारा से बहुत से हालात का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन रोमंडा एक बोर्ड मीटिंग में मौजूद होती है जिसमें रानी से वाइब्रेनियम मांगने की डिमांड की जाती है। सब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इस बात पर एग्री होते हैं कि वाइब्रेनियम से खतरनाक वेपन्स बन सकते हैं जो कि फ्यूचर में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। मजीद इसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर रानी खुलासा करती है ये कहकर कि उनकी लैब पर इसी असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमला हुआ, लेकिन जदीद हथियारों की मदद से सबको मुंह की खानी पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैब पर हमला होता है जो कि यूएन के लोगों की तरफ से था। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 वॉरियर गर्ल्स को जो वाइब्रेनियम से बने वेपन से हमलावरों को धूल चढ़ा देती हैं, क्योंकि वाइब्रेनियम से बने हुए किसी भी हथियार से किसी भी हथियार को काटा जा सकता है, चाहे वो जितना भी मजबूत क्यों ना हो, और इस तरह उन सब आर्मी के लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। इसके बाद रानी असेंबली हॉल में सब हमलावरों को पेश करती है और ये कहती है कि अगर किसी ने दोबारा चोरी की ट्राई की तो वो अपने हिसाब से सजा देगी। इसके बाद क्वीन रोमंडा कहती है कि इसे मालूम है कि कुछ लोग वकांडा से बाहर वाइब्रेनियम को तलाश कर रहे हैं, इसके लिए वो उनको हौसला अफजाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि समुद्र पर एक शिप खड़ा हुआ है और वाइब्रेनियम डिटेक्ट करने के लिए टीम के 2 मेंबर पानी में उतर रहे हैं। पानी में ऑलरेडी वाइब्रेनियम डिटेक्ट करने वाली मशीन मौजूद है। शिप ट्रियो अपनी टीम को 800 फीट नीचे भेजकर वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब टीम समुद्र की तह पर पहुंचती है तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाते हैं। फिर एकदम से सबको आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुनकर शिप में मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड समुद्र के पानी में छलांग मार देते हैं। जब क्रू हेड कैमरास में ये मंजर देखता है कि उनके टीम मेंबर्स हिप्नोटाइज हो रहे हैं तो शिप हेड्स एयरबड्स पहनकर हेल्प के लिए कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि ये वकांडन्स हैं, उनके अलावा कोई हमला नहीं कर सकता। इसके बाद ओपनली एक अजीब मखलूक हमला करती है जिस पर गनशूट भी असर नहीं करती है। जब शिप हेड्स इस अजीब मखलूक से अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है, हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद वो भागने में कामयाब हो ही जाती है, लेकिन एंड टाइम पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और समुद्र के पानी में गिर जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में वकांडन्स का इनविजिबल पोर्टल देखते हैं जिससे क्वीन रोमंडा का शिप गुजरता है और फिर हमें एक जदीद वकांडा का शहर दिखाई देता है जो कि साइंटिफिक इन्वेंशन में सबसे आगे है। राजकुमारी शौर्या लैब में काम कर रही होती है। क्वीन के पूछने पर वो बताती है कि वो नए खतरों से निपटने के लिए वेपन्स बना रही है। इसके बाद शील्ड दिखाती है जिसको पहनकर एक आम इंसान ताकतवर बन सकता है, लेकिन शौर्या कहती है कि ओके को ये पसंद नहीं आया। इसके बाद क्वीन जीवन बूटी के बारे में पूछती है जिस पर शौर्य को याद आ जाता है कि जीवन बूटी की नाकामी की वजह से उसका भाई मर गया और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। क्वीन शौर्य को कहती है कि उसके भाई को मरे आज 1 साल हो गया है। इसके बाद क्वीन शौर्य को बाहर ले जाती है और दोनों नदी के किनारे में बैठ जाते हैं। नदी के किनारे वो इससे दिल की बात करती है और बताती है कि बीमार बेटे और हुकूमत को एक साथ संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और फिर वो इस नदी किनारे आकर बैठ गई जिससे इसको बहुत ज़्यादा सुकून मिला। इसके बाद वो फेनरल ड्रेस भी चला देते हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो एक मुकम्मल खामोशी में पानी से एक उड़ने वाला इंसान को निकलता हुआ देखते हैं। इसके पाँव पर पंख होते हैं और जिस्म नीला। रानी इसे पूछती है कि वो कैसे अंदर आ गया और कौन है। वो जवाब में कहता है अपने मानने वाले मुझे कोकुल खान और दुश्मन नमोर कहते हैं। इसके बाद वो कहता है कि अमेरिकी फौजों को इसके वतन में वाइब्रेनियम की भिनक लग गई है, इसने उनकी खुदाई रुकवा दी है, लेकिन ये दोबारा ना हो वकांडा को उसकी मदद करना होगी। क्वीन रोमंडा जवाब में कहती है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में है, तो शौर्य इशारा करके बताती है कि माँ इसने वाइब्रेनियम पहना हुआ है। नमोर कहता है कि रोमंडा के बेटे ने वार में वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके सारी दुनिया को वाइब्रेनियम की ताकत का बता दिया है। अब वो अगर वकांडा इस साइंटिस्ट को जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्ट डिवाइस बनाई है नमोर के हवाले करते तो मसाइल हल हो सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि इसके पास ज़मीन के घास के बराबर सफाई और हर सफाई सुपर भारी है। वो कहता है कि वकांडा से बाहर इसके बारे में किसी को पता नहीं चले। वो एक सागर उनको देता है जिस पर क्वीन की फूंक मारने पर वो आ जाएगा। इसके बाद समुद्र में मौजूद ड्रिल मशीन पर दोनों की नज़र पड़ती है। शौर्य हैरान होकर कहती है कि ये इसने कैसे किया। नेक्स्ट डे मीटिंग में रानी कहती है कि ना कैमरे ने कुछ कैप्चर किया और ना हवाई रेडार में कुछ नजर आया। वो कैसे 100 किलोमीटर तक तैरा और किसी को पता भी ना चला। मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबरान और एम बाकू कहता है कि हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए वरना कल वो नई फरमाइश के साथ आएगा और वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ लैब में शौर्य बताती है कि मशीन किसी जीनियस ने बनाई है। ये वाइब्रेनियम की बदली फ्रीक्वेंसी को पानी, पत्थर और बारीक मेटल में पकड़ सकती है। इसके बाद जनरल शौर्य को साथ लेकर जाने का कहती है ताकि वो जल्द से जल्द साइंटिस्ट को ढूंढकर उसे वकांडा ला सकें। इसके बाद वो अमेरिकन ऑफिसर साइंटिस्ट का पता लगाते हैं। मिस्टर रोज बताता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये सब बहुत एहतियात से करना क्योंकि इस पर वकांडन्स का साथ देने पर CIA को शक है।
कॉलेज के बाहर शौर्य और ओकाई को पता चलता है कि स्टूडेंट जीनियस होने का फायदा उठाते हुए भारी रकम लेकर लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट कर देती है। इसके बाद शौर्य इस स्टूडेंट से मिलने जाती है। वो झट से वकांडा की राजकुमारी के नाम से पुकारती है। इसके बाद शौर्य के पूछने पर बताती है कि इसने वो मशीन सिर्फ 2 महीनों में बनाई है और वो एक क्लास प्रोजेक्ट था। शौर्य इसको कहती है कि अब ये जगह इसके लिए सेफ नहीं है, इसको वकांडा जाना होगा, जिस पर वो कहती है कि वो 15 मिनट में अपनी नेक्स्ट क्लास में जाने वाली है और ओकाई आकर इसको ज़बरदस्ती साथ ले जाने की बात करती है। इसके बाद रीरी ओकाई को और शौर्य को गैराज में लेकर जाती है जहाँ पर सब चार्ट्स और लैपटॉप्स पड़े होते हैं। शौर्य को इसका AI कोड बताता है कि FBI अमेरिकन पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचने वाली है। ओकाई बताती है कि वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसके बाद रीरी अपने तमाम प्रोजेक्ट की बनाई हुई चीज़ों को आग लगा देती है ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। शौर्य स्टूडेंट को फायरलेस ट्रांसमीटर देती है और कनेक्टेड रहने के लिए कहती है। रीरी हर सबूत मिटाने के बाद अपना आयरन ड्रेस पहनती है जो कि उसने क्लास प्रोजेक्ट में बनाया होता है। आयरन ड्रेस की खासियत होती है कि वो उड़ सकता है और शूट भी कर सकता है, जिससे रीरी को बहुत फ़ायदा होता है। जबकि ओकाई कार में बैठती है और शौर्य बाइक पर बैठकर FBI का ध्यान भटकाकर भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। शौर्य ड्रोन के निशाने पर आती है तो साइंटिस्ट ड्रोन पर शूट करके इसको तबाह कर देती है। स्टूडेंट जिसका नाम रीरी है ब्रिज पर खड़ी FBI की गाड़ियों को तबाह कर देती है, लेकिन अचानक हमले से रीरी ब्रिज पर गिर जाती है और फिर हम देखते हैं कि ब्रिज में जोरदार आवाज़ से रीरी गिरती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अचानक पानी की एक बड़ी वेव ब्रिज से गुजरती है जिससे शौर्य की बाइक और ओकाई की कार उलट जाती है। शौर्य बेहोश हो जाती है। एकदम ओकाई की नज़र रीरी पर पड़ती है जिसको कोई तार से घसीट रहा होता है और वो जल्दी इसको स्फेयर से कट करती है तो एकदम से बड़ी मछली नमूदार होती है जिसकी पीठ पर ब्लू बॉडी वाले निमोर के लोग होते हैं। कई उनको देखकर परेशान होती है और इसके बाद उनसे लड़ती है, लेकिन उसके वार से वो गिरते नहीं और इसके बाद पानी की तरफ दौड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान ओकाई जख्मी हो जाती है और वो जानती है कि ये सब लोग साइंटिस्ट की वजह से आए हैं, लेकिन अचानक लड़ाई के दौरान वो पानी में गिर जाती है। इसी दौरान शौर्य को होश आ जाता है और वो उन नीली बॉडी वाले लोगों से कहती है कि उसे निमोर से मिलना है और इस तरह रीरी और शौर्य किडनैप हो जाते हैं और निमोर के पास लेकर जाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओकाई दरबार में हाजिर होती है क्वीन के सामने और बताती है कि हमलावर व्हेल मछली पर सवार थे और इसके जानलेवा हमले के बावजूद वो नीले जिस्म के लोग नहीं मरे। साइंटिस्ट और शौर्य को उठाकर ले गए और फिर वो इजाज़त लेती है कि इसे फौरन भेजा जाए ताकि वो शौर्य की जान बचा सके। क्वीन अनाउंस करती है कि वो ओकाई का जनरल होने का ओहदा छीन रही है, जिस पर ओकाई मिन्नत करती है और एक और मौका मांगती है। रानी कहती है कि मैं दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन की क्वीन हूँ और इसके खानदान का कोई बाकी नहीं रहा और अब इससे अपनी बेटी का भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई, और अगर जिंदा है तो वो उसे कैसे बचाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी को तैश में और बेबस देखकर जनरल अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शौर्य और रीरी एक गुफा में हैं और वहाँ पर नीले लोग हैं। रीरी शौर्य से कहती है कि क्या कोई ब्लैक पैंथर नहीं है जो हमें बचा सके, और जवाब में शौर्य कहते हैं कि अब कोई ब्लैक पैंथर नहीं आएगा। इतने में नीले जिस्म वाली तो लड़कियां आती हैं और जिनके हाथ में शौर्य के लिए एक ड्रेस होता है, उसे पहनने के लिए कहती हैं। ड्रेस पहनते ही शौर्य को निमोर के पास लेकर जाया जाता है। निमोर जो कि अपने लोगों के लिए कुल कान है, शौर्य का बहुत ज़्यादा तहे दिल से वेलकम करता है। इतने में शौर्य की नज़र एक ब्रेसलेट पर पड़ती है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। निमोर कहता है कि वो उसकी माँ का ब्रेसलेट है। शौर्य उसे बताती है कि 16वीं सेंचुरी का ये आर्टिफैक्ट है और फिर वो अंदाजे से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ इंसान थी। फिर निमोर इसे अपनी माँ की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 1557 में इसके गांव में चीचक की बीमारी फैली जिसमें बहुत से लोग मारे गए और इन लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी, और फिर इनमें से एक इंसान को ख्वाब में इशारा मिला कि अगर वो नीले पत्थर से उगती हुई नीली बूटी को खा लेंगे तो वो बच जाएंगे। निमोर इस टाइम अपनी माँ के पेट में था। माँ इस नीली बूटी को पीने से इनकार कर देती है, लेकिन सबके कन्विंस करने पर वो इसके आने वाले बच्चे को किंग डिक्लेयर करने पर वो कन्विंस हो जाती है। नीली बूटी पीने पर लोग बेहोश हो जाते हैं और जब होश में आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो हवा में सांस नहीं ले सकते, सिर्फ पानी में सांस ले सकते हैं। इस तरह वो अपना घर पर छोड़कर सब कुछ छोड़कर पानी में कूद जाते हैं और उन्हें नई जिंदगी मिल जाती है। फिर वो बताता है उसके लोगों ने पानी में एक नया शहर आबाद किया जिसका नाम टालकन रखा। फिर वो बताता है कि उनमें पैदा होने वाला पहला इंसान था जिसके उड़ने वाले पंख वाले पैर और नुकीले कान थे। इसके अलावा वो ज़मीन पर भी सांस ले सकता था, बिल्कुल सबसे अलग था। वो बताता है कि इसकी माँ बूढ़े होने पर ज़मीन की बताई हुई ज़िंदगी को याद करने लगती है और ज़मीन पर जीने की अधूरी आस लिए मर जाती है। निमोर अपने माँ की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसे इसके गांव की मिट्टी में दफनाने आता है, लेकिन वहाँ पर वो वही जुल्म सितम देखता है और इसी तरह वहाँ पर सबको मार देता है। पादरी मरते हुए इसको बदवा देता है और निमोर का नाम देता है और इस तरह कोकुल कान का नाम निमोर पड़ जाता है अपने दुश्मनों के लिए।
इसके बाद शोरे इसे रिक्वेस्ट करती है कि वो साइंटिस्ट को जाने दे, वो साइंटिस्ट को हमेशा के लिए वकांडा रखेगी, जिस पर वो कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता। इसके बाद निमोर उसे अपना वतन दिखाता है। शोरे को एक खास किस्म का सूट पहनाता है ताकि वो सांस ले सके और समुद्र की तह में ले जाता है। शोरे वहाँ पर देखती है व्हील पर लोगों को बैठे हुए और समुद्र पर बहुत ज़्यादा रोशनी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। समुद्र की तह में आबाद टॉल्कन सिटी के नीले रंग के जिस्म वाले सब लोग शोरे को दिल से वेलकम करते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, वो खूब इंजॉय करती है। इसके बाद एक बिल्डिंग से सूरज नमा गोला निकलता है तो निमोर कहता है कि समुद्र की गहराई में मैं अपने लोगों के लिए एक सूरज लाया। वाइब्रेनियम से बना हुआ ये सूरज मेरे लोगों के लिए एक रोशनी का जरिया है। साइंटिस्ट की जान बचने के लिए अगर तुम कहोगी तो इस पर मैं कैसे चुप रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम CIA के लोगों को ब्रिज पर देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। वहाँ पर रूस भी मौजूद होता है जो कि वकांडा का खैर हुआ है और किसी हद तक जासूस भी। इस पूरे केस को एक वुमेन डील कर रही है। मिस्टर रोज की एक्स वाइफ है और जिसका नाम डी फाउंटेन है। इसे वहाँ पर शोरी का मैसेज मिलता है जो कि वो जल्दी से पॉकेट में छुपा लेता है। रोज अपनी गाड़ी में डी फाउंटेन को बोर्ड ऑफिस लेकर जाता है। रानी रिसर्च लैब में जाती है और AI ग्रेड से पूछती है कि क्या तुम शोरई की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। जवाब में वो कहता है हाँ मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ रोज डी फाउंटेन के साथ गाड़ी में मौजूद होता है। शोरी के प्रेसर रिंग करता है और डायरेक्टर को ट्रॉल करने के बाद क्वीन से बात करता है। इसको नहीं पता ये बीट्स शोरी के हैं, ब्रिज से मिले हैं। और फिर क्वीन बताती है कि साइंटिस्ट शोरी के साथ किडनैप हो गई है। रोज बताता है कि यहाँ पर सबको वकांडस का किया धरा लग रहा है। वो बताता है कि डायरेक्टर को शक है कि इसने रीरी का पता वकांडन्स को बताया और इस बार वो हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर क्वीन कहती है कि अगर इसकी सरकार इनके खिलाफ कदम उठाए तो वो जरूर इनको बता दे। इस बार इनका सामना किसी बड़ी ताकत से होने जा रहा है। रानी ग्रे से पूछती है कि क्या शोरे ने अपने कान के टॉप्स पहने हैं तो जवाब में वो कहता है कि इसके सिग्नल नॉर्थ अटलांटिक में बंद हो गए और वहाँ के लोग यकाटेक मायन की जुबान बोलते हैं। रानी हेटी में एक स्कूल में जाती है और नाकिया से मिलती है जो कि इसके बेटे की फियांसी होती है और 6 साल से यहाँ रह रही है। रानी से गिला करती है कि वो फेनरल सेरेमनी में क्यों नहीं आई। इसके बाद वो शोरे के बारे में बताती है और इसके बाद वो इसे मदद मांगती है शोरे को किसी तरह ढूंढ लाने के लिए, जिस पर नाकिया हामी भर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रोई नाकिया को बताता है कि कान के बुंदों से इसके ठिकाने का पता चल गया है। इसके बाद नाकिया पानी में मशीन का लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए भेजती है। नाकिया को AI बताता है कि सिग्नल पानी में मौजूद गुफा से आ रहे हैं जो सूता से 140 मीटर ऊपर है। नाकिया रानी से मशवरा करती है कि इसे क्या करना चाहिए। जवाब पर रानी कहती है कि वो निमोर की तवज्जो को भटकाएगी। निमोर शोरे को वही ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और बताता है कि इसी बूटी से बना है जिसने टॉल्कन की जान बचाई। शोरे इसे कहती है कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसे कदर है कि इसने जो अपनी कौम के लिए किया, लेकिन इसके गुम होने पर वकांडस चुप नहीं बैठेंगे और वो साइंटिस्ट को मारने नहीं देगी। निमोर कहता है कि इसे सिर्फ ये जानना है कि वकांडस इसका दुश्मन है या दोस्त, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो इसे कहता है कि अगर वो वकांडा मिल जाए तो वो सब दुश्मनों को मार देंगे और पहले ही हमला कर देंगे। सारी दुनिया की नज़र वकांडा पर है, इसीलिए अच्छा है कि पहले ही हमला कर लिया जाए। इन शॉर्ट वो शोरे को अपने साथ मिलाकर पूरी दुनिया पर हमला करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज पार्ट ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में कहता है कि वो वकांडा का काम नहीं है, किसी और देश का काम है, इसे छानबीन के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए, जबकि मेंबर्स का प्लान वकांडा पर हमला करने का होता है। जवाब पर रोज कहता है कि वो इनके हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में रानी निमोर से मिलती है और कहती है कि शोरे और साइंटिस्ट को लुटा दे। अगर इसने ना लुटाया तो वो अमेरिकन को बता देगी कि अमेरिकी जहाज वकांडा की वजह से नहीं, निमोर के हमले की वजह से डूबा है। और रानी को धमकी देता है और कहता है कि अगर अमेरिकियों को कुछ भी बताया और समुद्र पर वकांडा का एक भी जहाज नजर आया और इसे किसी ने खोजने की कोशिश की तो शहजादी को मार देगा और वकांडा में घुसकर रानी को भी खत्म कर देगा। हम देखते हैं ना कि शौर्य तक पहुंच जाती है और इसके फायर करने पर निमोर के 2 लोग मर जाते हैं। वो शौर्य और रीडी को लेकर भाग जाती है, जबकि शौर्य को इन लोगों के मरने का बहुत दुख होता है। शौर्य अपनी माँ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निमोर को अपने लोगों को मरा हुआ देखकर बहुत दुख होता है। निमोर के लोग कहते हैं कि शहजादी इनका ठिकाना देख चुकी है, अब इसे कौन रोकेगा इन पर हमला करने से। तो निमोर कहता है कि मैं रोकूंगा और फिर वो अपने तख्त पर बैठकर टाल्कन सिटी के लोगों को जंग के लिए इकट्ठा करता है और कहता है कि इसकी आंखों पर पार्टनरशिप की उम्मीद की पट्टी बंधी हुई थी। अब हमें इनके साथ निपटना होगा ताकि कोई आंख उठाकर टाल्कन की तरफ ना देख सके। इसके बाद निमोर के लोग पानी में खामोशी से जंग के लिए वकांडा जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वकांडा के लोग खुश होते हैं और एकदम हमले से बौखला जाते हैं। शरे अनीका के साथ मिलकर हवाई हमले के लिए जहाज रेडी करती है, जबकि क्वीन का फ़ोन आने पर वो आवाज़ के ना आने का बहाना करके बंद कर। एम्बा को पानी में उतर कर देखता है तो उसे पानी के अंदर मछली के साथ लिपटे हुए बहुत से लोग नजर आते हैं। निमोर के लोग गाना गाकर और इस धुन से वकांडन्स आर्मी को हिप्नोटाइज करते हैं और आर्मी फाइटर प्लान्स पर बैठने की बजाय पानी में छलांग लगा देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वकांडन्स काफ़ी ज़्यादा जख्मी होते हैं और फिर इसके बाद निमोर पानी से नमूदार होता है। एम्बाकू जब निमोर को देखता है तो कहता है कि अच्छा ये है मछली राजा और इसकी तरफ बढ़ता है और निमोर पर हमला कर देता है। जवाब पर निमोर इसकी शील्ड तोड़ देता है और वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निमोर पर फ्लाइंग जेट से फायर के जरिए हमला होता है और उसके लोग
पानी में छलांग मार देते हैं और वो उनका मुकाबला करके उन्हें आपस में क्रश कर देता है। इसके बाद शौर्य का सामना निमोर से होता है, जो बहुत कोशिश करती है कि निमोर पर निशाना बांध दे, लेकिन वो पानी में छलांग मारकर इस पर हमला कर देता है और इसका जहाज डुबो देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निमोर का सामना रानी से होता है और रानी के साथ रीरी मौजूद होती है। पहले वो अपने वाटर वेपन से रानी पर हमला करता है, जिससे रानी और रीरी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन रीरी को पानी में डूबता हुआ देखकर रानी रीरी को बचाती है और खुद की जान चली जाती है। शौर्य के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्वीन की बैरियर सेरेमनी के बाद एम्बाकू शौर्य से मिलता है और इसे कहता है कि हमारे लोग शहर खाली करके कहीं और कैंप डालना चाहते हैं, यानी वो वकांडा को छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में रोज डी फाउंटेन को बताती है कि रानी रोमांडा का कत्ल हो गया है और इसके ब्रिज में आने से पहले इसने बीड्स पर चिप लगाई थी, जिससे साबित होता है कि वो वकांडन्स के साथ है। इसके बाद वो कहती है कि सब बातें रिकॉर्ड हैं, जिससे पता चलता है कि इसने इनके साथ गद्दारी की, रानी के साथ मिलकर। शौर्य रीरी से कहती है कि इसे निमोर को कमज़ोर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वो इसे हरा सकें। शौर्य फाइबर की जांच से निमोर के दिए ब्रेसलेट की जांच करती है और अपनी बनाई गई जीवन बूटी, जिस पर वो नाकाम हो जाती है, इसका एनालिसिस करती है और दोबारा जीवन बूटी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। और इसके अलावा निमोर की बॉडी पर सर्च करती है कि कैसे इसे हराया जा सकता है। रीरी इसे बताती है कि निमोर अपनी बॉडी में ऑक्सीजन पानी में जाकर इकट्ठा कर बाहर में सांस लेता है। अगर इसको बाहर काफ़ी देर के लिए ठहरा जाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद रीरी वाइब्रेनियम डिटेक्ट करने वाली मशीन बनाने का आगाज़ करती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शौर्य ओकाई को बुलाती है और इसको सूट ऑफर करती है और इसे कहती है कि तैयार रहना जंग के लिए। शौर्य जीवन बूटी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और जब वो बन जाती है तो उसे इम्प्रिंट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो इस बार कामयाब हो गई है। जीवन बूटी पीने के बाद शौर्य के अंदर ब्लैक पैंथर जैसी ताकत आ जाती है और इस तरह वो ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर अपने भाई को याद करती है। और जहाँ एम्बाकू की वकांडा को छोड़ने की मीटिंग चल रही होती है, वहाँ शौर्य ब्लैक पैंथर बनकर आती है और एम्बाकू के साथ हैंड फाइटिंग करती है, जिसमें एम्बाकू को हरा देती है, जिस पर सब हैरान होते हैं और अलायंस का ऐलान करते हैं। फिर शौर्य कहती है कि निमोर ने सिटी को तबाह और बर्बाद कर दिया है और इसके लिए वकांडा को बचाने वाला कोई नहीं है, वो टूट चुका है और यही सही वक्त है कि इस पर पलट कर वार किया जाए। और इस तरह वो दूर समुद्र वार करने के लिए सब तैयार होकर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि सारी वकांडा की आर्मी इस जंग के लिए रेडी है और निकल रही है और निमोर के लोग इसको आकर बताते हैं कि एक और मशीन वाइब्रेनियम डिटेक्ट करने वाली अटलांटिक ओशन में पाई गई है। जैसे ही निमोर मशीन के पास जाता है और इसको हाथ लगाने पर एकदम से साउंड निकलता है। शोर की वजह से वो तमाम लोगों को कहता है कि बाहर निकलो और जैसे ही वो पानी के सतह पर आते हैं तो शौर्य का जहाज पानी की सतह पर नजर आता है, जिस पर निमोर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर इस तरह एक जंग का आगाज होता है। निमोर के लोग शिप के नीचे फैन को खराब करते हैं और कुछ लोग शिप के ऊपर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर वक्त वकांडन्स के आने पर और हमला करने पर नीचे गिरने लगते हैं। रीरी निमोर को हवा में रखती है और पानी में नहीं जाने देती है। ज़्यादा हमला करने की वजह से निमोर और ऊंचाइयों पर जाने लग जाता है और रीरी किसी तरह इसे फ्लाइंग शिप में उतार लेती है। शौर्य को इन्फॉर्म करती है कि काम हो गया और फिर शौर्य फ्लाइंग शिप में आ जाती है और एआई को हीटर ऑन करने का ऑर्डर देती है, जिससे निमोर को पसीना आने लग जाता है और वो घबरा जाता है। दूसरी तरफ निमोर के लोग शिप के फैन के अंदर पानी के वेपन्स फेंक देते हैं, जिससे एक ब्लास्ट होता है और शिप की सोनिक मशीन टूट जाती है। फिर निमोर के लोग व्हेल मछलियों पर लटककर शिप पर पानी के वेपन्स फेंकते जाते हैं, जिससे शिप उलट जाता है और बहुत से वकांडन्स पानी में गिर जाते हैं, जिससे निमोर और वकांडन्स के लोग एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ शौर्य एआई को ऑर्डर देती है कि निमोर और इसको रेगिस्तान ले जाए। एआई ऑर्डर मिलने के बाद शिप को रेगिस्तान की तरफ ले जाती है और वहाँ पर जाकर उसे तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निमोर के लोग शिप पर चढ़कर वकांडन्स पर हमला कर देते हैं और इस तरह उनके दरमियान एक जंग का आगाज होता है। वकांडन्स जमकर लड़ते हैं। शिप क्रैश होने के बाद शौर्य उठती है और निमोर इस पर फौरन हमला कर देता है। इस तरह वो हवा में उड़ते हुए फाइट करते हैं, जिस पर निमोर शौर्य को ज़मीन पर लाकर मारता है। दूसरी तरफ वकांडन्स निमोर के लोगों से लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान शौर्य निमोर के पैर के पंख काट देती है, जैसे ही निमोर को बहुत तकलीफ होती है। वकांडन्स निमोर के लोगों में घिरे जाते हैं और हार के बहुत करीब होते हैं। शौर्य का इंतज़ार करने लगते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई के दौरान निमोर को इसका भाला मिल जाता है, जिससे वो शौर्य पर फौरन हमला कर देता है और हमला करने के बाद पानी की तरफ जा रहा होता है, ये कहते हुए कि इसे पानी की बहुत ज़रूरत है। शौर्य हिम्मत कर भाले को तोड़ देती है और निमोर के पास चली जाती है। वो अपने बीड्स को प्रेस करके शिप को आग लगा देती है, जिससे निमोर के जिस्म को आग लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और इस तरह शौर्य निमोर पर
हथियार तान देती है। निमोर को कहती है कि वो अपने लोगों की खातिर हार मान ले। वकांडा इसके राज को राज रखेगा और इसकी समुद्र की हिफाजत करेगा। इस तरह निमोर हार मान लेता है और इस तरह निमोर शौर्य के साथ शिप पर आता है। वो लोगों को ऑर्डर देता है कि अब हमारी जंग इनके साथ नहीं है, हमें घर लौट जाना चाहिए। और इस तरह वकांडन्स को फतहयाबी हासिल होती है निमोर के लोगों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।